हेलो गाइस। तो आज के सेक्शन में एक सेकंड ना। हाँ, आज के सेशन में हम कवर करेंगे ईच एंड एवरी डिटेल बेस्ड ऑन एवरी चैप्टर फॉर योर आईसीएसई केमिस्ट्री एज द बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग ईयर। तो वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। जो भी मैं पॉइंट्स बोलूँ उसे नोट कर लेना, तो यू आर रेडी टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। हर एक चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। व्हाट यू शुड फोकस एकदम अच्छे से, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गिव रीजंस बहुत सारे जो कि टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, तो इसको ज़रा भी मिस मत करना, ठीक है। ईच एंड एवरी लास्ट मिनट तक देखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में ही आएगा ऑफ कोर्स, तो वो एक हायर वेटेज वाला चैप्टर है। और चलो, लेट्स नॉट टॉक ज़्यादा, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखना चाहिए कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है फ्लोरीन का, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन का, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया तो फ्लोरीन, एफिनिटी आया तो क्लोरीन। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑफ हीलियम। फिर ये डेफिनेशन दोनों याद रखना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना एनर्जी मुझे सप्लाई करना पड़ेगा अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसलिए हीलियम का ज़्यादा है, क्योंकि हीलियम हैज़ अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ऊपर से वो सबसे ज़्यादा छोटा भी एलिमेंट है। छोटा एलिमेंट का ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियस का पुल बहुत अच्छा रेंज कवर करेगा पूरा का पूरा, इसलिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड वाइल गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो एफिनिटी ज़्यादा है क्लोरीन का और नेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन का। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज ओवर हियर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम लोगों को x और y या a b c देकर एलिमेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड कैसे बनेगा, इन दोनों के बीच में इन दोनों की वैलेंसी क्या होगी, इन दोनों में से साइज ग्रेटर किसका होगा, साइज स्मॉलर किसका होगा, x y z कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, अगर उसमें अल्फ़ाबेट्स मेंशन्ड है और ऐसा लिखा नहीं है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट a एंड b, तो मत आइडेंटिफाई करो, और आंसर हमेशा वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही लिखो, ओके। एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर आर द ओनली टू कैरेक्टर्स विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। बाकी सारे कैरेक्टर्स हो गए डिक्रीज, और उसका टोटली ऑपोजिट होगा व्हाइल यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब कि एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। फिर while writing groups and numbers always be careful what you are writing, 1a लिख रहे हो या सिर्फ 1 लिख रहे हो। I will suggest you to write normal numbers 1 2 वगैरह वगैरह। and for the elements you will be asked question, हमेशा याद रखना ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 4 कभी भी नहीं आएगा। ग्रुप नंबर 1 2 आएगा अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर उसके बाद डायरेक्टली ग्रुप 13 आएगा एल्यूमिनियम वाला, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3a। फिर वाइल राइटिंग गिव रीजंस बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल। कभी भी गिव रीजन से क्वेश्चन आएगा, हमेशा रीजन देते समय, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही मत लिखना इट विल हैव ग्रेटर साइज, इट विल हैव स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दिस, ऐसे हमेशा एक रीजन देना पर्टिकुलर, कि एटॉमिक साइज का रीजन देना, या फिर न्यूक्लियर चार्ज, या फिर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो सब। मेटल्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब सामने वाले का रिडक्शन होगा, ठीक है। नॉन मेटल्स आर ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल हेलोजेंस। लैंथेनाइड जो है वो पीरियड 6 है, जो एफ ब्लॉक में 2 पीरियड्स है, उसमें फर्स्ट वाले का नाम लैंथेनाइड सीरीज है, सेकेंड वाले का नाम एक्टिनाइड सीरीज है, वो याद रखना। और एक्टिनाइड्स आर ऑल रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो इसी से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट के, ठीक है। फिर लोन पेयर क्या होता है, वो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। फिर लोन पेयर रिमेंबर कि किस में कितने लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर। आई एम नॉट सेइंग कि यही आएंगे, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट लोन पेयर्स है, कंपाउंड्स है, ठीक है, जो तुम्हारे चैप्टर में मेंशन्ड है। वाटर में 2 लोन पेयर्स है, हाइड्रोनियम में 1 है, अमोनिया में 1 है, अमोनियम में 0 है, ठीक है। अमोनियम में पॉजिटिव चार्ज भी आता है।
फिर पोलार और नॉन पोलार कोवैलेंट कंपाउंड का डिफरेंस याद कर लो, ठीक है। उनके एग्जांपल्स याद रखो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस आर ऑल नॉन पोलार कोवैलेंट कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होगा, ठीक है। पोलार में इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर होगा, एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। जैसे HCl में H इज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हायर लोअर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो वो इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन होता है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ये सब पॉइंट्स याद रखो कि वाइल ड्राइंग डायग्राम ऑफ कोवैलेंट कोऑर्डिनेट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि दे विल मोस्टली आस्क कोऑर्डिनेट कंपाउंड का डायग्राम और इलेक्ट्रोवैलेंट का, ठीक है। अगर वो लोग कोवैलेंट पूछते भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन टेट्राक्लोराइड पूछेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बनाते समय या फिर कोई भी कोवैलेंट अगर तुम लोग H2O भी बनाते हो तो लोन पेयर वगैरह अच्छे से मेंशन करना, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं विच आर नॉट शेयर्ड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो तो लेबल करना लोन पेयर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा। जो भी तुम लोग कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड बना रहे हो H3O+ में जो H जिसमें ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करे उसे हमेशा लेबल करना कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। Ionic compounds have always have high electrostatic force of attraction because they are made up of oppositively charged molecules, ठीक है। वो बहुत strong bonds होते हैं as compared to covalent bonds. Covalent compounds have weak internal force, इसके वजह से वो weak होते हैं, उनका सभी के characteristics low में आते हैं, low melting point, low boiling point, no conduction of heat and electricity वगैरह वगैरह, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलार में, ठीक है। बट पोलार कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है वो पोलार सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, जैसे वाटर में। डिस्टिंग्विश जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 पर है, ठीक है, वो हमेशा अच्छे से याद वो रिमेंबर कर लो, ठीक है। फिर लेट्स जंप ऑन टू थोड़ा टफ चैप्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ जाता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में ये सारे डेफिनेशन तुम लोग अच्छे से लर्न कर लो। हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, तो द एसिड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सा एसिड्स आर हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नॉन मेटल के एसिड्स। बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, तो बेसिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ H+ आयंस। तो बेसिकली इसमें ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, तो दे थिंक कि इसमें 1 2 3 4 एसिड है, 4 H है, तो इसका बेसिसिटी 4 होगा। तो नो, द रिप्लेसेबल H+ आयन इज ओनली 1, क्योंकि डिसोशिएट होता है तो ये ऐसे होता है CH3COO- एंड H+, सो ओनली 1 H+ इज रिप्लेसेबल, इसलिए इसका बेसिसिटी सिर्फ 1 है, ठीक है। और दे डू नॉट कंडक्ट ऐसे, दे आर वीक एसिड्स बिकॉज दे डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, कम H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर pH का डेफिनेशन हमेशा याद रखो, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है। या फिर इधर जो लिखा है वो भी तुम लोग पढ़ सकते हो, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। इसका यूनिट याद रखो, मोल्स पर लीटर, ओके। सिंबलिक वे में अगर तुम लोग लिखते हो तो log टू द बेस 10 H- नेगेटिव लॉग, ओके। अभी जाते हैं हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनसॉल्युबल सल्फेट सॉल्ट्स, लिड सल्फेट हो गया, सिल्वर सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ओके। फिर क्लोराइड सॉल्ट, मतलब सल्फेट सॉल्ट में मोस्टली ये सब जो है वो इनसॉल्युबल है, सोडियम वगैरह नहीं। क्लोराइड सॉल्ट्स में लिड क्लोराइड का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, ओनली क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर but insoluble in cold water, okay. Then comes silver chloride, then comes mercury chloride, they are most normally insoluble, सिर्फ ये lead chloride वाला point याद रखो, hot और cold वाला। Method of preparation of salt most important, okay, इसमें से usually या तो 5 मार्क कंपलसरी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में कंपलसरी एक क्वेश्चन पक्का आता है 5 मार्क्स में, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज इन दिस, इसलिए मैं ये
मैंने अपने ये वीडियो में भी डाला एसिड बेसिन सॉल्ट है और इसमें भी डाला है। तो सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट और प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन, ठीक है। फेरिक क्लोराइड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट सिंथेसिस, इसका मेथड भी दिया है टेक्स्ट बुक में। फेरस क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिस्प्लेसमेंट और एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल। लेड सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन। एसिडिक सॉल्ट, तो जो भी एसिडिक सॉल्ट है NaHSO4 वो हमेशा याद रखो कि डिकम्पोजिशन बाय एसिड से फॉर्म होते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब वाटर रिमूवल बाय कोई और एसिड। कॉपर सॉल्ट जो है वो एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन इट्स ऑक्साइड और कार्बोनेट से फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर आए तुम लोगों को कंफ्यूजन लगे तो कभी भी छोड़ना मत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि एक ना एक मेथड तो हो गई। तो जो भी मेथड को तुम लोग 100% श्योर लग रहे हो वो करो, और मोस्टली ये पढ़ के ही जाओ तो छोड़ने की बात नहीं आएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस याद रखो, जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और जो भी सबसे वीकेस्ट है, यू नीड टू रिमेंबर ओनली दैट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों स्ट्रॉन्ग मेटल, एकदम हाईली रिएक्टिव मेटल के जो बेसिस है, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस और अल्कली मतलब जो हाईली सोल्यूबल है। और वीक बेसिस में आते हैं तुम्हारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये याद रखो, ओनली अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रिमेंबर ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आर सॉल्यूबल, ठीक है। सोडियम का कोई भी सॉल्ट हो, पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट हो, या अमोनिया का कोई भी सॉल्ट हो, सॉल्ट वो हमेशा सॉल्यूबल होता है। कोई भी रिएक्शन लिखते समय कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन मत लिखो, ठीक है, क्योंकि वो कंसिडर नहीं किया जाता ज़्यादातर, क्योंकि उसका एसिडिक एसिड में, इसलिए, ठीक है। तो अवॉइड कार्बोनिक एसिड, सिंपल। स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेन्स ओनली आयंस। जो वीक एसिड और वीक सोल्यूशंस हो गए वो आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स ये कंटेन करेंगे, ओके। फिर आ जाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक, वो ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों को क्या रखना चाहिए, तो ये दोनों नाम याद रखो कि कॉस्टिक सोडा आएगा, कॉस्टिक सोडा इज NaOH, और कॉस्टिक पोटैश, नाम में अगर पोटैश होगा तो KOH होगा। याद रखो कॉस्टिक होगा तो हाइड्रोक्साइड है सोडियम में पोटेशियम का, अगर कॉस्टिक सोडा है तो NaOH, अगर कॉस्टिक पोटैश है, नाम में ही पोटैश है, तो KOH, ठीक है। फिर जब भी अगर वाइट PPT फॉर्म होता है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। आई डोंट, मुझे पॉइंट मेंशन भी नहीं करना था क्योंकि तुम लोग को पता होगा, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक और लेड सबके वाइट PPT है। तो डोंट ओनली जस्ट राइट वाइट PPT, मेंशन विच वाइट, जेलेटिनस, डल, ओके। लेड एंड जिंक रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वो सोल्यूबल होते हैं एक्सेस में, और सिर्फ लेड का एक्सचेंज होता है कॉपर एंड जिंक आर सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे पॉइंट याद रखो, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डजंट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश एंड वाटर आर एंड अल्कली इज हॉट concentrated always, okay. Amphoteric oxides are metals of, मतलब सॉरी, amphoteric oxides और metals are of zinc, aluminium, lead, okay। और इसके साथ रिएक्शन जो भी है हमेशा याद रखना कि अगर मैं सोडियम में या एल्यूमिनियम में NaOH ऐड करूँ तो फिर वो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है। वो वाले रिएक्शन जो वो अच्छे से याद रखो, ठीक है। चैप्टर 4 मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में ये जो भी लॉज, जो भी इधर डेफिनेशन लिखे है वो याद करके जाना। एक डेफिनेशन पक्का पूछेंगे, ओके। आइदर इट इज Gay-Lussac's लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, व्हाट इज मोल, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, RMM, RAM, ये बहुत इजी लगता है, इसलिए स्टूडेंट टेंड टू इग्नोर दिस। और डेफिनेशन में मोस्टली टीचर्स कभी कभी मार्क्स कट करते हैं ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम इफ इट्स not as in your textbook, so try to learn that from any of your textbooks only, okay. Very important rule for writing laws, laws should always be word to word। laws है वो, laws मतलब यूनिवर्सल होता है, तो वो जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है वर्ड टू वर्ड वैसे ही होना चाहिए, और हमेशा सेमीकोलन्स में होना चाहिए, ओके।
व्हेन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम पूछा रहता है तो कंफ्यूज मत होना, जो भी तुम लोग को मोल्स मिले, मोल्स को मल्टीप्लाई करना है बाय 22.4. ओके. इक्वेशन, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है तो चेक वेदर इट इज करेक्टली बैलेंस्ड और नॉट. ओके. अगर अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस तो करना ही है, फिर ऑल्सो चेक इट इज करेक्टली बैलेंस्ड और नॉट. फाइनल आंसर हमेशा सेंटेंस फॉर्म में लिखो. दिस आई हैव मेंशन्ड वेरी मच टाइम कि जब भी मोल कॉन्सेप्ट या कोई भी न्यूमेरिकल करते हो तुम लोग, कोई भी सब्जेक्ट में, ना ही ओनली, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, किस में भी, तो हमेशा जो भी क्वेश्चन में आस्क्ड रहता है, जो भी क्वेश्चन रहता है, तुम लोग जो भी सोल्यूशन वगैरह वगैरह जितना भी करते हो, क्या होता है कभी कभी टू गो थ्रू द सोल्यूशन of some students is very difficult. तो teacher always go directly into your final answer. तो फाइनल आंसर अगर नीटली सेंटेंस फॉर्म में लिखा है कि द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर इज CO2 दिस मेनी वॉल्यूम्स, ऑक्सीजन दिस मेनी वॉल्यूम्स, और प्रॉपर यूनिट्स के साथ, तो मार्क्स कट कभी नहीं किए जा सकते तुम्हारे. ओके. ये हमेशा याद रखो कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है इन 1 मोल तो वो 6.023 है या 22 है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक इंटू 10⁻23. अगर मैंने इधर क्वेश्चन पूछा होता राइट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन HNO3 तो इतना आता. ओके. लेकिन इफ आई हैव आस्क्ड कि एटम्स, तो अभी देखो एक HNO3 के एटम में कितने एटम है, सॉरी एक HNO3 के मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो 1 2 और इसके 3 मतलब 5. सो इसलिए मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया बाय 5. ओके. सो दिस वुड बी अराउंड 30.1 समथिंग मल्टीप्लाई करके 5 से जो भी आता है वो. वैसे ही सेम ऑक्सीजन एटम्स इन HNO3 कितने हैं, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है 3. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23. नाइट्रोजन के लिए मल्टीप्लाई बाय 1. वैसे H2SO4 में अगर मैंने पूछा ऑक्सीजन का कितना है तो मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस is a very easy topic if you understand basics like electrolytic solution को हमेशा कटायन में लिखो या उसमें उनके कटायन अनायन को सेपरेट कर दो, फिर कटायन किधर जाएगा वो लिखो और अनायन किधर जाएगा वो लिखो. सिंपल. ठीक है. तो देखो ये सब के डेफिनेशन अच्छे से कर लो. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का डायग्राम अच्छे से कर लेना. मेनी स्टूडेंट्स टेंड टू मेक अ मिस्टेक इन दैट आल्सो. ठीक है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये टेबल अच्छे से लर्न कर लो, नोट कर लो. ओके. दिस टेबल. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑन द कैथोड. एनोड पर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब जिसका प्लेटिंग लगना है उसका ही एक ब्लॉक या कुछ होगा. एनोड निकल कर डिसॉल्व होगा सोल्यूशन में और जाएगा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा. ठीक है. वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे प्लेटिंग आ जाएगी. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होगा, कैथोड पर प्योर होगा, प्योर थिन शीट ऑफ कॉपर. ठीक है. और इम्प्योर होगा एनोड पर, तभी तो इम्प्योर वो निकलेगा एनोड. ठीक है. Cu का अगर तुम्हारा एनोड है तो वो Cu2+ बन के सोल्यूशन में जाएगा, प्योर हो जाएगा और फिर वो जाके कैथोड पर डिपॉजिट होगा जो ऑलरेडी प्योर है, तो तुम लोग को प्योर मिलेगा. ओके. हमेशा ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना. ओके. be very careful if you are asked inert or active. तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो क्योंकि एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं. कॉपर सल्फेट का ही तुम लोग एग्जांपल ले लो, तो उन दोनों में भी ऑब्जर्वेशन बहुत डिफरेंट आता है. ओके. रिमेंबर द एंटायर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. क्योंकि इससे तुम लोग को प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पता चलेगा. उसके ऊपर MCQ भी आ सकता है कभी कभी, तो वो अच्छे से लर्न करके जाना. ठीक है. मेटलर्जी पर आ जाते हैं. मेटलर्जी, व्हाट इज मेटलर्जी का डेफिनेशन कर लेना, और गैंग्यू वो सब का डेफिनेशन कर लो. ठीक है. फिर जो तुम्हारे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ओर्स के फॉर्मूला है, बॉक्साइट, हेमेटाइट, जिंकसाइट, जिंक ब्लेंड. ओके. वो सब अच्छे से लर्न करना. और एक है एल्यूमिनियम का, और एक है आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम. ओके. वो अच्छे से टर्म्स लर्न कर लेना. इलेक्ट्रोलाइसिस, तो देखो ये सब जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट होते हैं. ये सब रिड्यूसिंग से, रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट होते हैं. ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन.
तो आई गेस आई फॉरगॉट टू टाइप, मतलब वो एडिट में शायद रिमूव हो गया, तो मैं ओरली बोलता हूँ, अच्छे से सुन लेना। तो देखो, जो भी एल्यूमिनियम फ्रोथ फ्लोटेशन है, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रिंसिपल अच्छे से लर्न कर लो कि कौन फ्रोथ फ्लोटेशन में कौन से ओर्स यूज होते हैं, या कौन से ओर्स के लिए, कौन से ओर्स के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करते हैं। तो सल्फाइड ओर्स, उसमें से सल्फाइड ओर्स में कौन से पार्टिकल्स आर वेटेड बाय गैंग्यू पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर, और जो मेन तुम्हारा ओर पार्टिकल है इट इज वेटेड बाय ऑयल फ्रोथ फ्लोटेशन में, ये याद रखो। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन इज द ओनली मेथड विच यू नीड टू लर्न एकदम अच्छे से। बाकी सब यू कैन आइदर एक बार बस गो थ्रू कर लेना, इफ इट कम्स, वरना मोस्टली नेवर आस्क। ओके, रोस्टिंग कैल्सिनेशन, डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद कर लो। और कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता है? कार्बोनेट ओर्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ओके, ZnCO3, CaCO3, उसको मैं हीट करूंगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ओके, और रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जैसे ZnS, जिंक ब्लेंड में ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन के साथ हीट करना पड़ेगा। तो ZnS को इफ आई हीट विद ऑक्सीजन इट गिव्स, जैसे इफ आई राइट एंड शो यू, तो ZnS को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ हीट करूं तो ये ZnO प्लस SO2 बन जाएगा। ठीक है, तो आई नीड ऑक्सीजन हियर, सो इट इज एन एग्जांपल फॉर रोस्टिंग। और जैसे कार्बोनेट ओर्स हो गए, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो मुझे ऑक्सीजन के साथ हीट नहीं करना है, तो आई विल हीट ऐसे ही विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इट विल गिव CaO प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। ओके, my end point of roasting and calcination is to convert them into oxides। तो बस वो यहाँ पर हो रहा है, समझे? फिर हाँ, और क्या क्या लर्न करना चाहिए मेटलर्जी से, या फिर नेवर एवर स्किप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में बेयर्स प्रोसेस अच्छे से कर लेना। बॉक्साइट का फॉर्मूला, बॉक्साइट में इम्प्योरिटीज क्या होती है? टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। बॉक्साइट में क्या ऐड होता है? तो कॉस्टिक सोडा NaOH क्या बनता है, फिर उसके सेकेंड स्टेप का रिएक्शन, थर्ड स्टेप का रिएक्शन। बॉक्साइट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट करने के बाद हम लोग को एल्यूमिना मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर उसके बाद वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड एज हेरोल्ड्स प्रोसेस, विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। उसमें क्या क्या ऐड होता है? क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार, ये सब टर्म्स अगर तुम लोग को रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे तो टेक्स्ट बुक खोलो और पढ़ो। ठीक है, उसके फॉर्मूलाज, उसमें कोक क्यों ऐड होता है, उसका एनोड क्या होता है और उसका कैथोड क्या होता है, वो अच्छे से तुम लोग को आना चाहिए। उसका एनोड का रिएक्शन एंड कैथोड का रिएक्शन वो आना चाहिए। ओके, तो दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। उसका तुम लोग इलेक्ट्रो डिफाइनिंग इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रो डिफाइनिंग ऑफ कॉपर विच इज इन इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अभी लेट्स गो टू एसिड्स का पार्ट। ठीक है, या फिर ये वाले वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। विल कंटिन्यू द एसिड्स का पार्ट एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। उसका लिंक आई विल ट्राई टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, एंड और यू कैन गो टू माई चैनल, चेक इट। थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे जरूर देखना नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।